नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 17 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज रामनवमी भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और भगवान राम के जीवन से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि संघर्ष जो होता है ना, वो जीवन को महान बनाता है, न कि कमज़ोर बनाता है। जो व्यक्ति संघर्षशील नहीं होता है, जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, वो कभी भी उच्च शिक्षा को, उच्च मर्यादा को, उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए यही सीख सकते हैं आप कि व्यवहार जो होता है मनुष्य का, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। वो कठिन परिस्थिति है और अच्छी परिस्थिति है, सभी में समान रूप से रहना चाहिए। बल्कि जब खराब परिस्थिति हो तो व्यवहार और आपका मर्यादित होना चाहिए। जहाँ मर्यादा है वहीं पर भगवान श्री राम है, जहाँ मर्यादा नहीं है वहाँ पर राम कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सीख सकते हैं आप, सीखने के लिए पढ़िए रामायण। पूजा पाठ से भी ज़्यादा होता है सीखने के लिए पढ़ना चाहिए रामायण। रामायण इसीलिए बार बार पढ़ाया जाता है, अपने देश की संस्कृति का हिस्सा है। धर्म से भी बढ़कर होता है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति का हिस्सा है क्योंकि मर्यादा क्या होता है ये इसी से लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहले अपने देश में नैतिक शिक्षा का जो माध्यम था ना, जो आजकल बुक के माध्यम से पढ़ा जाता है, वो नैतिक शिक्षा पहले किस्से, कहानियों, धार्मिक चीज़ों, माइथोलॉजी में समाहित था, जिसके किस्से बार बार बचपन से आपको पढ़ाया जाता था। तो नैतिक मूल्य जो है बच्चों के अंदर में डेवलप होता था। पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों से काफ़ी जनरेशन पहले की। अब स्कूलों में पढ़ाया जाता है। खैर ठीक है, जो भी है, बस सीखने की कोशिश कीजिए जीवन से। और क्या बताऊं मैं। चलिए आज का कोट देखते हैं, उसके पश्चात हेडलाइन पर चलेंगे हम लोग। देखिए कोट क्या है आज के लिए आपके, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज द हैबिट यू डू डेली। जब तक आप अपने नित्य क्रियाक्रम को, नित्य क्रियाकलाप को नहीं बदलते हैं, तब तक आप अपने जीवन को कभी भी नहीं बदल पाएंगे। और द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन जितना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा मर्यादित होगा, जितना ज़्यादा अपने टारगेट को लेकर होगा, जितना ज़्यादा कंटिन्यूटी होगा उसमें। याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज है, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि 1 महीना मैं घर पे था, 1 महीना मेरा गैप हो गया, मैं बीमार था। ये सब कुछ आप किसी भी कारण से अगर गैप करते हैं ना, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हुए हों आप, बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका, बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा नुकसान होता है कि सालों उसको भरपाई में लग जाते हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में इस चीज़ के बारे में पता चलेगा आपको, जो आपके अटेम्प्ट ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और साल दर साल बीतने लग जाता है। तो इसलिए गैप मत कीजिएगा। बिल्कुल सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए। संडे मूवी भी देख सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वीक में कभी भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन रेगुलर ज़रूर रहिए, कम से कम टच में रहिए, रोज़ पढ़िए। रोज़ क्या है, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या पढ़ा है आज आपने, उसका हिसाब किताब एक शाम तक आपके पास होना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या किया है। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर सेम ही रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं बार बार, तो रिजल्ट भी फिर बार बार वही मिलता है आपको जो पहले मिलता आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सक्सेस और फेल्योर अलग होता है, ये अलग होता है। उससे पहले एक चीज़ आता है, वो होता है प्रयास। ये कितना जेन्युइन किया है ना आपने, ये मायने रखता है। प्रयास मायने रखता है, याद रखिएगा। प्रयास अगर जेन्युइनली आपने 100% अपना दिया होगा तो सक्सेस फेल्योर फिर बहुत बाद की चीज़ें हो जाती हैं। आपको प्रयास पर पहले ट्रस्ट करना होता है, उस पर काम करना होता है, तब जाके सक्सेस और फेल्योर आएगा। उसमें ही बहुत बड़ा रोल अलग अलग चीज़ों का भी होता है, लेकिन प्रयास जो होता है वो आपके हाथों में होता है। उस पर थोड़ा सा सही से ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हेडलाइन क्या है आज के न्यूज़ का। एक तो है कि भाई काफ़ी सारे जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकाउंटर वहाँ पर किया है और उसमें काफ़ी सारे मारे गए। तो ये तो अपने लिए न्यूज़ नहीं है, इसमें अपने काम की चीज़ नहीं है। मुख्य रूप से अपने काम का है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन डाला गया था किस चीज़ को लेकर, ईवीएम को समाप्त करने को लेकर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2023 ईस्वी में अपने देश में इस चीज़ को लेकर पिटीशन डाला जाता है कि हम ईवीएम को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं, बैलेट बॉक्स पर हम लोग फिर से क्यों नहीं लौट जाते हैं। दूसरा पिटीशन डाला गया था कि जो वीवीपैट के माध्यम से अभी मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर पीटी एग्जामिनेशन।
बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ईवीएम के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, जो पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, वीवीपैट के संस्करण के बारे में बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन में पूछ लिया था। इसलिए जो ऐसी तकनीक जो पूरे मास को प्रभावित करती हैं, पूरे देश भर के जनता को, उनसे जुड़े हुए सवाल यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आधार सिस्टम के बारे में यूपीएससी ने ये तक पूछ लिया कितने डिजिट का आधार नंबर होता है। आपको रियलाइज है इस चीज़ का? यूपीआई के बारे में यूपीएससी पूछ चुके, क्यों? क्योंकि मास को प्रभावित करने वाले ये तकनीक हैं। उसी प्रकार से ईवीएम भी है। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि वीवीपैट के माध्यम से जो पर्चियाँ निकलती हैं उसके काउंटिंग के लिए भी पिटीशन डाला गया था कि इसको काउंट क्यों नहीं करवाते हैं आप। उसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है एडीआर, इसने एक पिटीशन डाला था कि भारत में जो लोग हैं वो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब इसका आप एक एक करके तर्क देना शुरू करो। तो मैं तर्क भी आपको पढ़ाता हूं जिससे आपको पता चलेगा, हंसी भी आएगी कभी कभी कि ये क्या है, किस तरह के पिटीशन डाले जाते हैं। आपको मैं पढ़ाता हूं, चलिए देखते हैं। उसके पश्चात हम लोग आगे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिटेल में समझेंगे। पहले इस बहस को ज़रा समझिएगा कि किस स्तर तक अपने देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस होते हैं। और बहस ये सही भी है, वाद विवाद संवाद नहीं होगा तो उससे अच्छी चीज़ें निकल कर कैसे आएंगी। पहला चीज़ तो ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इन सभी पिटीशन को बोला है कि ये सब बकवास की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव होगा और वीवीपैट के जो वोट हैं वो सारे के सारे नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि वीवीपैट के माध्यम जितनी पर्चियाँ निकलती हैं उन सभी को अगर हम गिनने बैठेंगे तो हमें 6 दिन का समय लगेगा चुनाव का रिजल्ट जारी करने में। पहले का याद कीजिए, बहुत पहले का, आपको याद भी नहीं होगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही याद है कि रेडियो पर या टीवी के माध्यम से कई दिनों तक काउंटिंग होती रहती थी। उसके पश्चात जो है वो बैलेट बॉक्स का रिजल्ट आता था। अब क्या होता है, अब तो तुरंत ही आ जाता है रिजल्ट, दोपहर तक क्लियर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को पहले खारिज कर दिया। दूसरा, इन्होंने बोला कि ईवीएम जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए। पूछा कि किस आधार पर समाप्त करना चाहिए, तो वो जरा आधार देखिए क्या बोला इन्होंने। देखिए पूरा बहस था, पेज 2 पर दिया हुआ था। इसमें इन्होंने बोला कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, कई सारे यूरोपियन कंट्री ने पहले ईवीएम को अपनाया, उसके पश्चात वो फिर से बैलेट बॉक्स पर आ गए। समझिएगा ज़रा ध्यान से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि एग्जाम्पल दीजिए, तो इन्होंने बोला कि जर्मनी। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जर्मनी का कंपेयर कैसे कर सकते हैं भारत से। भारत के एक ज़िले का जो आबादी है वो पूरे जर्मनी से ज़्यादा हो सकता है। एक ज़िले में चुनाव कंडक्ट करवाना तो बाएं हाथ से भी बाएं हाथ का खेल होता है हमारे लिए। ये जर्मनी से आप भारत का कंपेयर कर रहे हैं, ये किस प्रकार से सही होगा। तो पहला तो यहीं पर ये चीज़ खारिज कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया तो इन्होंने बोला कि बकवास चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भारत में ईवीएम से ही चुनाव होगा। दूसरा, इनसे पूछा गया कि क्यों आप ईवीएम पर नहीं विश्वास करते हैं। इन्होंने एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बोला कि लोक नीति करके हमने क्या किया है, एक पोल कंडक्ट करवाया प्राइवेट बॉडी के द्वारा। ध्यान से सब चीज़ सुनते चलिएगा। प्राइवेट बॉडी के द्वारा हमने कंडक्ट करवाया जिसमें काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि ईवीएम पर हमें विश्वास नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस तरह के प्राइवेट पोल वोल को नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे इस तरह का। फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि जो ईवीएम होता है और वीवीपैट होता है, इसमें क्या लगा होता है, प्रोग्रामेबल चिप लगा होता है। कॉलेज में हम लोग चिप को प्रोग्राम करते थे। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे चिप होते हैं जो लगे होते हैं। ये माइक्रो जो आपका चिप होता है उससे कंपेयर मत कीजिएगा, ये बहुत ही एडवांस चिप होते हैं आपके फ़ोन वगैरह में जो होता है। यहाँ पर सिंपल चिप लगा होता है जिसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, लॉजिक चिप होता है, बहुत ही सिंपल सा चिप होता है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें A+B = C का प्रोग्रामिंग होता है कि 2 लोगों ने वोट किया तो टोटल वोटिंग कितनी हुई, इसकी प्रोग्रामिंग होती है। नॉर्मल से कोई भी छोटा सा चिप प्रोग्रामर प्रोग्राम कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अलग होती है, चिप की प्रोग्रामिंग अलग होती है, उस पर मत जाइए। इन्होंने बोला कि वीवीपैट और जो चिप है, वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन है, इन दोनों में प्रोग्रामेबल चिप लगा हुआ है, प्रोग्रामेबल चिप लगा हुआ है, प्रोग्रामेबल चिप लगा हुआ है। इस प्रोग्रामेबल चिप पर हमें भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा क्यों भरोसा नहीं है, तो इन्होंने बोला कि ये भारत सरकार की कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत सरकार की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो बनाती है इसको। तो इन्होंने बोला कि इसलिए भारत सरकार की कंपनी द्वारा बनाती है और भारत सरकार चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए हमें इस पर भरोसा नहीं हो सकता है सरकार का इसमें हस्तक्षेप हो।
हमें प्राइवेट से बनवाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो आप क्या चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर से बनवाएं क्या ये चिप? प्राइवेट से अगर हमने बनवाना शुरू किया, कल फिर आप आकर बोलोगे कि ये प्राइवेट सेक्टर से आप चिप क्यों बनवा रहे हैं, देश के इलेक्शन में प्राइवेट बॉडी का हस्तक्षेप हो रहा है। इसलिए ये तर्क भी इनका खारिज हो गया। उसके पास साथ इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने बोला है कि ये जो प्रोग्रामेबल चिप है, ये जो प्रोग्रामेबल चिप है जो यूज किया जाता है, छोटा सा डिवाइस चिप है जो यूज किया जाता है किस में, तो ये यूज किया जाता है आपका वीवीपैट में और उसके पश्चात से किस में, तो आपका ईवीएम में। हमें इसका सोर्स कोड दे दीजिए। सोर्स कोड क्या होता है? किसी भी जो प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर, उसके पीछे जो कोडिंग की गई है ना, उसी को सोर्स कोड बोलते हैं। तो ये चिप की कोडिंग की गई है। चिप की कोडिंग अलग तरीके से होती है, मशीन आती है कि उसके माध्यम से कोडिंग की जाती है। चिप की जो कोडिंग की गई है, इस कोड का हमें सोर्स कोड दे दीजिए। तो सुब जो इलेक्शन कमीशन है उसने बोला कि हम ये नहीं दे सकते, ये कॉपीराइट के तहत रिजर्व है और ये बड़ा ही सीक्रेट चीज़ है, ये हम सभी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक हैकाथॉन का आयोजन किया था, खुले रूप से कंपटीशन दिया था, खुले रूप से एक चैलेंज दिया था कि आप हमारे ईवीएम को हैक करके दिखाइए, हम ईवीएम को छोड़ देंगे चुनाव करवाना। उस समय आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उसको हैक किया? इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रद्द की जाती हैं और इन तर्कों में कोई खास आपका वो है नहीं, क्या बोलते हैं, दम नहीं है। उसके पश्चात इन्होंने बोला कि वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं सभी जगहों पर की जाती है। तो उन्होंने बोला फिर ईवीएम से चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर हम वीवीपैट के जो जितने भी चुनाव पर्चियां गिरी हैं उन सभी को अगर हम काउंट करने बैठ गए तो ईवीएम का क्या मतलब बनता है, आप मुझे बताइए जरा। इन्होंने बोला कि अगर उम्मीदवारों को कोई शक होता है या दिक्कत होता है तो वीवीपैट को काउंट करने के लिए तो बोल ही सकते हैं, जो बोला भी जाता है कई सारे जगहों पर। और जो लोग वोट करने जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के माध्यम से तो ये देखते ही हैं कि किस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है और कौन से पर्ची गिरी है उसमें। अगर उसमें कोई उनको आपत्ति होती तो तुरंत ही वहाँ पर ईवीएम मशीन बदल दिया जाता है। ये सारा कुछ कल बहस चला है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बहस चला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंततः बोला है कि ये चीज़ें खारिज की जाती हैं, इस तरह की चीज़ें अभी नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बड़ा ही सफल और सही है, लोगों को उस पर भरोसा है। पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तब उस पर दोष नहीं लगाती हैं, जब हार जाती हैं तब वो दोष लगा देती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं था, वहीं अगर कहीं और हार जाती है तो वहाँ पर ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये चीज़ कहीं भी सही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईवीएम के बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं, वीवीपैट को ज़रा समझते हैं। आज का मुख्य टॉपिक अपना यही है, उसके पश्चात और भी कई सारे न्यूज़ पर हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ईवीएम जो है क्या होता है। ईवीएम एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पहली बार 1982 केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 1998 के बाद से निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों के बदले ईवीएम के उपयोग को गति दी है। 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किया गया था 2003 में। इससे उत्साहित होकर 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनाव में केवल ईवीएम का उपयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और उसके पश्चात ही ईवीएम का उपयोग पहली बार आम चुनाव में संपूर्ण स्तर पर कब किया गया, तो लोकसभा चुनाव 2004 में, जिसमें जब आडवाणी जी हारे तो उन्होंने क्या बोला था, आडवाणी जी और अटल जी हार गए थे इस चुनाव में, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने हमें हरवा दिया। तो ये कोई आज का मामला नहीं है। देखिए जो पक्ष विपक्ष में, जो पार्टी विपक्ष में रहती है ना, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है बेचारा प्राण रहित ईवीएम। उसको टारगेट करके अपना जो सांत्वना देना खुद को कि हार गए तो ईवीएम की वजह से हार गए हैं। आडवाणी और अटल जी हारे थे तब भी उन्होंने यही बोला था, अब कांग्रेस हारती तब भी वो यही बोलते हैं। इसे दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलौर रक्षा मंत्रालय के तहत और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत से निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ समिति टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तैयार या डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के दो उपक्रम है उसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके दो भाग होते हैं, एक नियंत्रण इकाई होता है जो एक केबल द्वारा जुड़ी मतपत्र इकाई से जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई मतदान अधिकारी का अधीन होती है, जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं, मुख्य पोलिंग ऑफिसर जो बूथ पर होते हैं, उनके कंट्रोल में होता है। वो जब तक वहाँ से बटन नहीं दबाते तब तक वहाँ पर चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं आप। जबकि बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई मतदान केंद्र में होती है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार तथा प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाना होता है, वोट दर्ज होता आता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, ईसीआई द्वारा प्रयोग की जा रही ईवीएम अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है।
है, इसको ध्यान में रखिएगा, 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। अगर किसी पोलिंग बूथ पर 2000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, वैसे होते नहीं है कभी भी, क्योंकि एक गांव में 2-2, 3-3 पोलिंग बूथ इसीलिए बनाए जाते हैं। अगर उसमें 2000 ज़्यादा पोलिंग बूथ में आपका हैं उम्मीदवार जो वोटर हैं, तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा जो मशीनें हैं वो लगाई जाती हैं। उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही एक साधारण बैटरी से संचालित होती है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा असेंबल किया जाता है। ईवीएम में प्रयोग की जाने वाली माइक्रोचिप एक प्रकार का उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम युक्त मास्क्ड चिप होता है, जिसे ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही ओवरराइट किया जा सकता है। यानी कि एक बार अगर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद इसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ना तो इसको रीड किया जा सकता है, ना तो इसको ओवरराइट किया जा सकता है। ओवरराइट का मतलब फिर से इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। इसीलिए काफ़ी सिक्योर माना जाता है, इसको नॉन हैकेबल डिवाइस है ये, क्योंकि ये किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे आपका फ़ोन किसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, फ़ोन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, अगर वाईफाई चला रहे तो वाईफाई के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। या जहाँ पर भी कोई नेटवर्क होता है वहाँ पर हैकिंग संभव होती है, वहाँ पर हैक किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। वाईफाई वगैरह हैक तो बच्चे भी कर लेते हैं आजकल, वाईफाई का जो पासवर्ड वगैरह होता है, तो यानी कि नेटवर्क में है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो केबल को आप कैसे हैक करोगे जब तक उसको काट ना दो। इसके अतिरिक्त ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, साथ ही इन मशीनों में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, उसको क्या हैक किया जा सकता है? क्या हैक करने लायक उसमें कुछ है ही नहीं। 1 + 1 = 2, इसमें क्या हैक करोगे आप बताइए मुझे। उसी प्रकार से ये भी होता है। परिशुद्धता ईवीएम पोस्टल बैलेट कागजी मतपत्रों के साथ प्रायः देखी जाने वाली अमान्य वोटों की घटना को समाप्त करती है, जिससे मतदाता की पसंद का अधिक सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित होता है। साथ ही शिकायतों और कानूनी विवादों में भी कमी आती है। दक्षता ईवीएम मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, जिससे यह तेज होती है, कुशल चुनाव हो जाता है। पारदर्शिता भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। वीवीपैट लगाने के बाद पारदर्शिता और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसको वोट डाला है ना आपने, ये पर्ची पर आपको दिख जाता है। इससे ज़्यादा पारदर्शी और क्या चाहिए आपको। लागत प्रभावशीलता ईवीएम कागज, मुद्रण, परिवहन, भंडारण, इन सभी चीज़ों का लागत जो है वो ख़त्म कर देती है। एक बार का लागत है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है ये। पारदर्शिता की कमी, कुछ आलोचकों का तर्क है कि ईवीएम के आंतरिक कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है, जिससे मतदान प्रक्रिया की सटीकता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। यही जो प्रोग्रामेबल चिप है, इसी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कुछ लोग। विश्वसनीयता ईवीएम की विश्वसनीयता प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें तकनीकी खराबी, त्रुटियों की संभावना भी शामिल होती है, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है, ऐसा भी बताया गया है। ये कुछ चुनौतियां बता रहा हूँ। विश्वास के मुद्दे भी हैं। सुरक्षा उपायों के बावजूद कुछ राजनीतिक दल और मतदाताओं के बीच ईवीएम की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता को लेकर अभी भी विश्वास की कमी है। कई बार इस चीज़ को खत्म करने की मांग भी की जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में मांग की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, बोला कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती है। जो सिस्टम बना हुआ है उसको बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं आप। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट, इसको क्या कहा था, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटिंग मशीन है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति दे, उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं। जैसे आपने मान लीजिए लालटेन छाप पर चुनाव में वोट दबाया, या हाथ पर दिया, या फिर बीजेपी को वोट दिया, या फिर हाथी पर दिया, तो आपने जिसका भी वोट किया है ना, वो छोटा सा एक पर्ची होता है, उस पर्ची पर आपको फोटो दिखाएगा उस पार्टी का चुनाव चिन्ह का, उसके बाद वो पर्ची वहाँ पर गिर जाती है एक बॉक्स में, ठीक है। तो यही चीज़ है वीवीपैट। ओके, इसके बारे में पूछ लिया गया था बीपीएससी में। अगला क्या, 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में इसको पेश किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, पहली बार इसको कहाँ पर लाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। कार्यक्षमता, वीवीपैट मशीन ईवीएम पर बटन क्लिक करने के बाद 7 सेकंड हेतु मतदान चुनाव मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची मुद्रित कर देती है, प्रिंट कर देती है, और वो पर्ची गिर जाती है। इसी को वीवीपैट कहा जाता है। इसके बाद मुद्रित पर्ची अपने आप कटकर वीवीपैट के सील बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट मशीन तक केवल मतदाता अधिकारी की पहुंच होती है, बाकी किसी की भी पहुंच यहां पर नहीं होती है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपैट मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। किस मामले में, तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का मामला है। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि ये जो है चीज़, इसको पूरे देश भर में अपनाना चाहिए, क्योंकि एक बार वेरीफाई भी तो होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है कि नहीं गया है, ठीक है।
वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में ईसीआई, ईवीएम और वीवीपैट के M3 मॉडल यही पूछ लिया गया था बीपीएससी में। स्टेट पीसीएस में यही गहरा फैक्ट पूछते हैं। M3 मॉडल का उपयोग किया जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगले न्यूज़ पर चलते। अगला देखिए न्यूज़ क्या है, तो आपको याद है अक्टूबर में मैंने आपको पढ़ाया था, अक्टूबर 2023 से मैंने पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में सेम सेक्स मैरिज को मूल अधिकार मानने से मना कर दिया है और उसको डिनाई कर दिया था। याद कीजिए पिटीशन को, जिसमें मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए। जो क्वीर कम्युनिटी होती है, एलजीबीटी क्वीर से संबंधित जो कम्युनिटी होती है, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है इससे रिलेटेड, उनके लिए उनके जो अलग अलग इशू हैं उसको हमें चिन्हित करना पड़ेगा। इसको लेकर एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉग्निशन में क्या बोला था कि सेम सेक्स मैरिज जो होगा वो भारत में अभी भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रहे हैं। भारत में अभी भी समलैंगिक विवाहों को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया था कि इस चीज़ पर अभी हम मान्यता नहीं दे रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इस पर डिसीजन लेना चाहिए, ये भी बोल दिया गया था। और आपके एग्ज़ाम में अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जब कि आपके एग्ज़ाम में जब सवाल पूछा जाता है तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। मेंस एग्जामिनेशन ने क्या पूछा, बीपीएससी ने GS1 पेपर में पूछा, जबकि ये GS2 का सवाल होना चाहिए था। GS1 GS2 का जो भेदभाव है ना वो ख़त्म होने जा रहा है बीपीएससी में धीरे धीरे, क्योंकि करंट अफेयर होता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है। GS1 में उन्होंने बड़ा ही शानदार सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस प्रकार से भारत में जो जेंडर जो ऑर्थोडॉक्स है, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उससे लड़ रही है। लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द यूज किया था, बहुत सारे टीचर भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्या ये सवाल पूछा गया। याद कीजिएगा, देखिएगा 69 बीपीएससी के जो एक्सप्लेनेशन कई सारे टीचरों ने किया है, तो यहाँ पर अलूल जलूल सी बातें कर आगे बढ़ गए थे। ये क्या पूछा था, इसमें आपको एग्जाम्पल देना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जेंडर को लेकर ऑर्थोडॉक्स बना हुआ है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो जेंडर को लेकर सोच है, जो लैंगिक असमानता है, उससे किस प्रकार से लड़ रहा है, उसमें आपको एग्जाम्पल देना था। यही का एलजीबीटी का भी दे सकते थे, आर्मी में वुमेन्स को जो दिया गया है उसका दे सकते थे। धारा 365 या 366 है जिसके तहत में व्यभिचार को लेकर फैसला है, उस पर आप दे सकते थे। महिला रिजर्वेशन की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात की उसको लेकर फैसला दे सकते थे। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ रही है। ये फैसला अक्टूबर में आया था और जनवरी के आसपास में, दिसंबर में आपका मेंस हुआ है, उसमें सवाल पूछा गया था। तो रिलेट इसी प्रकार से किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर कई बार पूछ लिया जाता है, शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा, जो क्या करेगी, जो कमेटी जो भारत में LGBTQ जो होंगे उनके क्या इशू हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखेगी, बताएगी, रिकमेंड करेगी, उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो अब सेंटर ने इसी के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दिया, सेंटर नोटिफाई पैनल लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कौन है वो, तो राजीव गौबा। इनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय बेंच तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, कमेटी फॉर्म किया गया है जो क्वीर से संबंधित इशू पर भारत सरकार को अपने रिकमेंडेशन देगी। और जब ये रिकमेंडेशन देगी तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। और वर्तमान में तो बस इतना ही ध्यान रखिए। तो कैबिनेट जो अपने सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति फॉर्म किया गया है, बस इतना आप अभी ध्यान रखिएगा। और ये समिति जब रिकमेंड करेगी उसके आधार पर भारत सरकार कोई बड़ा फैसला कर लेती है, मान लीजिए संसद में इस चीज़ को वैलिड कर दिया जाता है सेम सेक्स मैरिज को, वैसे इस चीज़ पर फैसला संसद को ही लेना चाहिए। विवाह और उससे विवाह विच्छेद या लोगों से जुड़े हुए कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ये काम किनका होना चाहिए, तो जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन्हीं का ये काम होना चाहिए, संसद का ये काम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही समझदारी वाला फैसला सुनाया कि हम इस पर फैसला नहीं दे रहे, हम इसको डिक्लाइन करते हैं, ये काम संसद का है, सरकार का है, उनको करने दीजिए। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही अद्भुत सा है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है गोपी थोट्टाकुड़ा। गोपी थोट्टाकुड़ा है ना, इनका ये नाम है। और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले यात्री बन जाएंगे।
पहले भारतीय यात्री जो अंतरिक्ष पर्यटन पर जा रहे हैं, क्या नाम है उनका? तो गोपी थोट्टाकुड़ा नाम है इनका। और कौन सी कंपनी? तो जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं, उनकी कंपनी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन नाम है। और इस मिशन का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन नाम है। और इस मिशन का नाम है NS-25 मिशन। इस मिशन के तहत में काफ़ी सारे 4-5 लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन पर ले जाया जा रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन क्या होता है गुरु? तो कैमरान लाइन मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा। कामरान लाइन या करमान लाइन, सॉरी उसको बोला जाता है करमान, एक मिनट रुकिए, करमान लाइन बोला जाता है, करमान लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर जब मानव को किसी व्हीकल में बिठाकर ले जाते हैं और अंतरिक्ष का दर्शन करवाते हैं तो उसी को अंतरिक्ष पर्यटन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है किसी रिसर्च के पर्पज़ से लोग नहीं जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर जा रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष को देख सकें। तो उसमें पहले भारतीय बने कौन? तो गोपी थोट्टाकुड़ा बने हैं जो जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी है अमेजन के मालिक की, और वो अंतरिक्ष पर्यटन करवाते हैं। तो अंतरिक्ष में लोगों को भेजने के लिए ले जा रहे हैं अंतरिक्ष पर्यटन करवाने। जेफ बेजोस जी की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। अब ध्यान में रखिए यहाँ पर क्या सब बोला गया, कुछ चीज़ों को, शब्दों को ध्यान रखिए। जैसे पहला क्या शब्द ध्यान में रखना है? पहला शब्द ध्यान में रखना है करमान लाइन। करमन लाइन या करमान लाइन भी बोला जाता है इनको। ये क्या होता है भला, इसको भी समझेंगे। पृथ्वी के समुद्री सतह से, पृथ्वी के समुद्री सतह से, पृथ्वी के समुद्री सतह से, समुद्री सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई जब ऊपर चले जाएंगे तो उसको करमान लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर अंतरिक्ष मान लिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। हालांकि ये बफर जोन होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया आपको। अब अंतरिक्ष टूरिज्म होता क्या है अभी आपको याद हो जाएगा। कुछ भी इसमें खास चीज़ें हैं नहीं जिसको आप समझें। सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है और ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, दो प्रकार के अंतरिक्ष में टूरिज्म होता है। पहला जो टूरिज्म होता है सब ऑर्बिटल, इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को बिठाया स्पेसशिप में बिठाया और लेके गए करमान लाइन के पास। जैसे ये लाइन है, यहाँ पर कुछ मिनट के लिए उनको बस रखते हैं, कुछ मिनट के लिए। ये बफर जोन माना जाता है जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, पैसेंजर गेट टू स्पेंड ए फ्यू मिनट इन आउटर स्पेस। कुछ मिनट के लिए बस वो आउटर स्पेस में रहते हैं, उसके पश्चात इनको पृथ्वी पर वापस ले आया जाता है और इसके लिए भारी भरकम करोड़ों रुपया पे करते हैं। ये आपको अगर मैं एक एस्टिमेट बताऊं तो जो अंतरिक्ष टूरिज्म है, जो स्पेस टूरिज्म है, उसका मार्केट 848.28 मिलियन का होने वाला है, जो 2032 तक उम्मीद की जा रही है कि 27,861 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इसीलिए इसरो और बाकी जो संस्थाएं हैं दुनिया भर की बड़े बड़े, वो सब इसमें आने की कोशिश कर रही हैं। भारत में रिलायंस भी कोशिश करे कि हम अंतरिक्ष टूरिज्म में घुसें, और जेफ बेजोस भी हैं। उसके पश्चात से जो आपके दिखते हैं एलन मस्क जी, वो भी अंतरिक्ष टूरिज्म में हैं। तो सभी इसमें आने के प्रयास इसीलिए करें क्योंकि आने वाले भविष्य में ये चीज़ और बढ़ेगा। देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। इसमें पैसेंजर को थोड़ा सा करमान लाइन से काफ़ी ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ पर कुछ देर ये ठहरते हैं, और उसके पश्चात से करमान लाइन से कितना ऊपर करीब में, तो 400 किलोमीटर तक के ऊपर में ले जाया जाता है इनको। और कुछ दिन भी ये ठहर सकते हैं, कुछ सप्ताह भी ठहरते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से जो स्पेस टूरिज्म किया जाता है वो होता है ये ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल दो प्रकार के स्पेस टूरिज्म मुख्य रूप से अभी जो परफॉर्म किए जाते हैं वो ये होते हैं। 2021 में फाल्कन 9 में भी किया था, जिसमें 160 किलोमीटर के ऊपर तक ले गए थे कुछ पैसेंजर को और 3 दिन तक वहाँ पर ठहरे थे। उसके पश्चात वो नीचे आ गए थे। तो इनका गोपी थोट्टाकुड़ा जी का नाम ध्यान रखिएगा, थोट्टाकुड़ा जी का नाम। और ये पहले भारतीय बन रहे हैं जो ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी के द्वारा N-25 मिशन में ये जा रहे हैं। ये पायलट भी हैं और ये जा रहे हैं कहाँ पर, तो जा रहे हैं स्पेस टूरिज्म पर। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, बड़ा ही डिटेल में दिया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में। व्हाई हैज इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन द इट्स ग्रीन बॉन्ड। अब भला क्या है, इसमें कौन कौन सी चिड़ियाँ आ गई नई नई। पहली चिड़ियाँ FII। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे क्या होता है। दूसरा हो गया इन्वेस्ट इन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या भला है, लाल कलर का हरा कलर का बॉन्ड होता है क्या, क्या होता है ग्रीन बॉन्ड, क्या होता है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। उसके बाद से एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, क्या बोला जाता है उसको, SG
SGRBS, SGRBS, बकवास चीज़ें, कुछ नहीं है ये सब। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक पत्र होता है, शपथ पत्र मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपया चाहिए तो मैंने एक बॉन्ड बनवाया, मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये बॉन्ड खरीद लो आप। कुछ नहीं होता है यार, सीधी इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी पर कब्जा कर लिया, इकोनॉमिक्स सीख गए। कुछ नहीं होता है बॉन्ड, कुछ नहीं, एक शपथ पत्र मान लीजिए जिस पर लिखा हुआ है कि मैंने, जैसे मुझे 100 रुपया चाहिए तो मैंने आपको बोला कि ये बॉन्ड ले लो और मुझे आप 100 रुपये दे दो, इस पर 100 रुपया लिखा हुआ है। लेकिन आप बोलोगे 100 रुपया आज बॉन्ड ले रहा हूँ, फिर 5 दिन बाद 100 ही रुपया दोगे तो फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 महीने बाद आइए, आपको मैं 110 रुपया दे दूँगा। तो आप क्या बोलोगे? 1 महीने में 100 रुपया के 110 मिल रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए। ये छोटे स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर पर हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की जाती हैं, बॉन्ड जारी किए जाते हैं बड़े बड़े स्तर पर, और लोग इसको खरीदते हैं, इसमें निवेश माना जाता है। अब एक चीज़ मानिए, अब एक पर्सन है ए, इसने बोला कि आप मेरा बॉन्ड खरीद लीजिए 100 रुपये का, 1000 रुपये का। भारत सरकार आई, उसने बोला, भारत सरकार ने बोला आपको कि मेरा बॉन्ड 1000 रुपये का खरीद लीजिए। आप किसका बॉन्ड खरीदेंगे? बॉन्ड किस पर काम करता है? तो बॉन्ड काम करता है एक विश्वास पर कि आपने इस आदमी को 1000 रुपया दिया तो ये लेकर नहीं भागेगा, ये आपको 1100 दे देगा 1 महीने बाद। तो आप इस आदमी पर ज़्यादा भरोसा करोगे कि सरकार पर ज़्यादा भरोसा करोगे? इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत ही भारी स्तर पर लोग निवेश करते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, सरकार डिफ़ॉल्ट खुद को घोषित नहीं करती है। सरकार ने अगर वचन दिया है तो वो पैसा ज़रूर आपको लौटाएगी, यानी कि सुरक्षित माना जाता है। हालांकि इसमें आउटकम कम होता है, जैसे 1000 का हो सकता है आपको 1100 की जगह पर 1050 ही मिले, लेकिन फिर भी लोग सिक्योरिटी के कारण से, सुरक्षित होने के कारण से, विश्वास अधिक होने के कारण से, कहीं पर भी पूरे दुनिया भर का यही किस्सा है, लोग गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं। गवर्नमेंट जॉब बॉन्ड की वैल्यू को थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को बॉन्ड क्यों जारी करना पड़ता है? कि गवर्नमेंट को, मान लीजिए आज गवर्नमेंट को वेतन देना है किसी को, उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, वेतन देने के लिए उसको चाहिए 10,000 करोड़ रुपया। उसने हजार करोड़ के क्या किए? 10 बॉन्ड जारी कर दिए। अब उसने वेतन तो आज दे दिया, गवर्नमेंट को 5 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद उसके पास पैसा आ गया, तो उसने जो बॉन्ड में जो पहले से तय किया था, जो कमिटमेंट की थी, जो प्रॉमिस किया था, उतना पैसा लौटा दिया। यानी कि तत्काल जब मनी की आवश्यकता होती है या इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है, तब भी गवर्नमेंट कई बार बॉन्ड जारी करती है। इसलिए आपने सुना होगा कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो होते हैं वो भी कई बार अब बॉन्ड जारी करने लगे, जैसे इंदौर म्यूनसिपैलिटी, मुंबई का म्यूनसिपैलिटी, ये सब बॉन्ड जारी करने लग गए हैं। पटना नगर निगम ये बॉन्ड जारी करने लग गए। इससे क्या होता है? उनको तत्काल रूप से पैसा मिल जाता है, जिससे वो काम कर लेते हैं। फिर बाद में जब उनके पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? उसको लौटा देते हैं। तो अब देखिए जरा यहाँ पर बात क्या हो रहा है। FII, इसको समझेंगे टर्मिनोलॉजी को, लेकिन देखिए यहाँ पर बात ये हो रहा है ना कि RBI ने, भारत सरकार ने FII को, FII क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसी को FII कहा जाता है। पहले मैं FII के बारे में 2 लाइन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस न्यूज़ पर आ जाते हैं। देखिए क्या होता है, विदेशी संस्थागत निवेशक FII एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत हैं जिसमें वह निवेश कर रहा है। संस्थागत निवेशकों में विशेष रूप से हेज फंड, बीमा कंपनी, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, ये सब शामिल होते हैं। ये निवेशक होते हैं, FDI से अलग होते हैं। FII ये क्या होते हैं? निवेशक होते हैं। निवेश का पूरा एक फंड होता है, निधि होता है, जो उस देश के बाहर पंजीकृत हैं, जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। इस तरह बस ध्यान में रखिएगा। तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम FII को हम भारत में ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने को कह रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो ऐसे बॉन्ड जिनसे उत्पन्न पैसा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में किया जाता है, जो प्रोजेक्ट पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ग्रीन प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे सोलर पैनल स्थापित करना है, उसमें किया जा सकता है। छोटे स्तर के डैम, बड़े स्तर के डैम नहीं, छोटे स्तर के डैम होते हैं, उसमें उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन एनर्जी के उत्पादन में किया जा सकता है। उसके अलावा लोगों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इस बॉन्ड से उत्पन्न पैसा का उपयोग किया जा सकता है। ये ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने के लिए भारत सरकार को ये हुआ कि भाई अब ग्रीन बॉन्ड में हमें ज़्यादा निवेश चाहिए। तो पहले केवल FDI के माध्यम से होता था, अब FII के माध्यम से भी ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। इससे क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में, जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में 2021 में ये कमिटमेंट किया था कि 2070 तक हम क्या करने वाले हैं, तो 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त करने वाले हैं, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने वाले हैं। तो कार्बन उत्सर्जन को अगर जीरो करना है तो पेड़ बहुत सारे लगाने होंगे, और जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से, जो हम एनर्जी गाड़ियों में जो कोयले का उपयोग कर रहे हैं या तेल का उपयोग कर, उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ हमें करनी पड़ेगी, पेड़ भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जन होता है, फैक्ट्री के द्वारा उत्सर्जन होता है, बिजली उत्पादन के द्वारा उत्सर्जन होता है, उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास पैसा हो, पैसा यानी कि निवेश हो। तो निवेश लाने के लिए हमने क्या बोला कि अब FII के माध्यम से भी ग्रीन बॉन्ड में निवेश हो सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो क्या करते हैं, जो ग्रीन बॉन्ड हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, जो इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसमें अब FII के निवेशक भी क्या कर सकते हैं, बड़ी भारी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक कदम और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2022-23 के बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर एक अनुमति जारी की थी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर हरी झंडी दी थी कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ताकि देश में ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उनके लिए फंडिंग आसानी से हो सके। इतना बस ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी मत फंसिए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। FII ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, सब मैंने आपको समझा दिया है। इतना भी बस ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड, सिक्योरिटी, इन सब में अंतर पढ़ना हो तो इकोनॉमिक्स का 11th-12th की NCERT है, उसमें पढ़ लीजिएगा, शब्दों सहित पढ़ लेंगे वहाँ पर, तो वही सही रहेगा। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप थोड़ा मोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये PT में स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होता है, कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, कौन जारी करता है, कौन इसका माई बाप होता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और ये पढ़ना ही चाहिए, बेहतरीन टॉपिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आप समझते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है, क्यों उसको भारत सरकार ने जारी किया है। एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, उस टर्मिनोलॉजी को ज़रा समझ लीजिए। ग्रीनियम टर्मिनोलॉजी है, ग्रीनियम। ये क्या होता है, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में जब निवेश किया जाता है बैंकों के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा, तो उसको ग्रीनियम कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं, ग्रीनियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेंट्रल बैंक जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी चाह रही है कि वर्ल्ड को इनकरेज किया जाए, कंपनियों को इनकरेज किया जाए ग्रीनियम को लेकर। किसको लेकर, ग्रीनियम्स को लेकर। ग्रीनियम्स का तात्पर्य क्या होता है, तो वो बॉन्ड या सिक्योरिटी, वो पैसा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश किया तो उनको ग्रीनियम कह दिया जाता है। नया टर्मिनोलॉजी है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ग्रीनियम से क्या तात्पर्य है, तो वहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल तक मैं आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाता हूँ, यकीन मानिए। BPSC के लिए इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। UPSC में भी मेरे पढ़ाए हुए से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कवर कीजिए। जो मिल रहा है उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए आपको। हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी भी ऑनलाइनर में फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सा करंट अफेयर क्या होता है ये पता चल जाएगा। चलिए समझते हैं, देखते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों या बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किया जाता है और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। कुछ नहीं है, ग्रीन प्रोजेक्ट में जो हम बॉन्ड निवेश करते हैं उसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कह दिया जाता है। ठीक है, इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन आदि शामिल होते हैं। जैसे बिल्डिंग आपने बनाया लेकिन वो ग्रीन बिल्डिंग बनाया। ग्रीन बिल्डिंग का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे कंक्रीट का उपयोग किया जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हों, ऐसे पेंट का उपयोग किया जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हों, घर में लाइट कम लगाने की ज़रूरत हो और प्राकृतिक रूप से घर जो है वो ठंडा रहे, तो उसको ग्रीन भवन कह दिया जाता है। ग्रीन माध्यम के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अन्य मानक बॉन्डों के विपरीत है जिनको आय जारीकर्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जा सकता है। अन्य बॉन्ड में क्या होता है कि आपने बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद जिसने प्राप्त किया उसकी मर्जी है कि जहाँ पर भी उपयोग करे। लेकिन ग्रीन बॉन्ड में ये बाध्यता होती है कि केवल और केवल हरित प्रोजेक्ट में ही उपयोग करेंगे। लंदन स्थित क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार 2020 के अंत तक
24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के संप्रभु ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, FII के बारे में बता दिया, और अंतरिक्ष कार्बन लाइन तो ये सब पहले ही बता चुका हूँ मैं, कार्बन लाइन। अब देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ को देखते हैं, मैपिंग वाला न्यूज़। मैपिंग वाले न्यूज़ से पहले एक छोटा सा न्यूज़ है, चूँकि नीति आयोग के किसी ने कुछ बोला है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। रमेश चंद हैं जो बिजनेस नीति आयोग के मेंबर हैं, इन्होंने क्या बोला है कि अगले साल मानसून के नॉर्मल रहने और एवब नॉर्मल रहने का, यानी कि 106% के आसपास में वर्षा हो सकती है, नॉर्मल से 6% ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इसके कारण से हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचने वाला है, और एग्रीकल्चर जो है ग्रोथ वो हमारा काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये किन्होंने बोला है, तो नीति आयोग के जो मेंबर है उन्होंने बोला है। इन्होंने बोला एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 2 कारणों से बढ़ेगा। पहला तो रेनफॉल है, जो रेनफॉल सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा, इसके कारण से बढ़ेगा। और दूसरा जो इन्होंने कारण बताया वो ये है कि द एग्रीकल्चर ग्रोथ इन 2023-24 बार 0.67%, विच मीन्स बेस फॉर 2024-25 इज लो। इन्होंने बोला है कि 2024-25 के लिए जो हमारा बेस ईयर है ना एग्रीकल्चर का, वो भी काफ़ी कम है, यानी कि उस साल में प्रोडक्शन कम हुआ था। तो अगले साल जो प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। किसानों के लिए, कृषि के लिए इस साल जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मानसून काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी तक जो संभावना जताई गई है IMD के द्वारा, मानसून के विफल होने की संभावना संपूर्ण रूप से बनी हुई रहती है, तो विफल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग आशावादी लोग हैं, तो अच्छा ही मान के चल रहे हैं। ये नीति आयोग के जो क्या नाम है इनका, रमेश चांद नाम है, इन्होंने बोला है तो सही ही होगा। इसको बस ध्यान रखिएगा, इतना छोटा सा चीज़ को, इसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा यूज करना नहीं है। कहाँ पर यूज करेंगे, एक स्टेटमेंट के तौर पर ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर। आपको पता ही होगा इन दोनों के बीच भीषण युद्ध भी हुआ था 2021 ईस्वी में। किस चीज़ को लेकर हुआ था, तो नागोर्नो कराबाख को लेकर हुआ था। तो आर्मेनिया ने मंगलवार को अजरबैजान पर आरोप लगाया UN के टॉप कोर्ट में कि बाकू जो है वो इतनी क्लिंजिंग कर रहा है। इतनी क्लिंजिंग का मतलब होता है भाई नस्लीय रूप से किसी को मिटा देना, बहुत बड़े स्तर पर मारकाट करना, इतनी क्लिंजिंग कहा जाता है इसको। तो ये क्लेम किया गया है UN के टॉप कोर्ट में। तब इनके द्वारा हमेशा ये विवाद में ही रहते हैं, हमेशा विवाद में। जैसे पाकिस्तान बार बार भारत को कश्मीर को लेकर नहीं बोलता रहता है, जबकि कश्मीर कोई विवादित चीज़ थोड़ी ना है। विवादित तो ये है कि POK उन्होंने हड़प कर रखा हुआ है। उसी प्रकार से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बड़ा ही विवादित सा क्षेत्र है, वो है उसका क्या नाम है, नागोर्नो कराबाख। इसको लेकर ये युद्ध भी लड़ चुके हैं, और नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान ने कब्जा भी कर लिया। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान ने युद्ध में मदद किया था, आर्मेनिया को रूस ने मदद नहीं किया था, इसलिए आर्मेनिया युद्ध में हार गया था। अजरबैजान इलाके को ज़रा देख लीजिए, और उसके पश्चात से नागोर्नो कराबाख को देख लेंगे। इस जगह को भी ध्यान रखिएगा, इस शब्द को, नागोर्नो कराबाख। इसको दिखा देता हूँ, उसके पश्चात वीडियो को एंड करेंगे। देखिए ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से सीमा लगती है अजरबैजान का। कैस्पियन सी के किनारे एकमात्र राजधानी है, वो है क्या, तो बाकू। बाकू किसकी कैपिटल, बाकू है कैपिटल अजरबैजान की कैपिटल। अजरबैजान है, बॉलीवुड गाने का बड़ा ही ज़्यादा प्रचलन है वहाँ पर। ये ईरान है, ईरान के साथ सीमा लगता है इसका। उसके पश्चात से ये आर्मेनिया है, इसकी राजधानी येरेवान है। और यहाँ पर आपको दिखेगा नागोर्नो कराबाख का इलाका, जिस पर दोनों लोग जो है मरते करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ पर मूल रूप से आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, लेकिन ये अजरबैजान के तहत में आता है। अजरबैजान ने इस पर कब्जा भी कर रखा है। अब तो ये अजरबैजान है, यहाँ पर जॉर्जिया दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको तुर्की दिख सकता है इस तरफ में, यहाँ पर आपको ईरान दिख रहा है, और यही है नागोर्नो कराबाख का इलाका। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये नक्चीवन है, नक्चीवन बड़ा ही खूबसूरत सा जगह माना जाता है। अजरबैजान के प्रशासित जगह है ये नक्चीवन, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में इसका नाम आता है। और ये जगह जो है बिल्कुल ही स्वायत्त जगह है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। नक्चीवन की बड़ा ही अद्भुत सा है, यहाँ के लोग बड़े ही अलग कट के रहते हैं, और नक्चीवन है, यहाँ पर अजरबैजान शासित है। ये नागोर्नो कराबाख है जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये ईरान है, कैस्पियन सी है, यहाँ पर आपको जॉर्जिया दिख सकता है। ये रूस है, यहाँ पर रूस दिखेगा आपको ऊपर इसमें। तो इसको बस ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये इलाका, तो कैस्पियन सी के बगल में है। तो आपको ये बताना है मुझे आज कि कैस्पियन सी से किन देशों की सीमा लगती है, आपको बस यही बताना है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। काफ़ी कुछ सीखा है आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का।